नमस्कार साथियों, टिकरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 100 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। आप अपना स्कोर अवश्य देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और ये देखिए कि ये 100 प्रश्नों में आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितने आप अंक सही ला पाते हैं, कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा से ही प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ और प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश के बाद अभाट्य, फिर उसके बाद प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत से प्राप्त प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ। यानी संस्कृत से प्राकृत का जन्म हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ और अपभ्रंश से आगे किस भाषा का जन्म हुआ है। तो इसमें जो जन्म हुआ है वो बी ऑप्शन यानी कि हिंदी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण या ध्वनि। डी ऑप्शन राइट है। मौखिक इकाई, इसमें यदि हम मौखिक इकाई की बात करें तो मौखिक इकाई में की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि होती है। और जो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, ये वर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है क्योंकि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या मानक रूप से निर्धारित है और वो है 52, यानी कि उनका एक क्रम है। क्रम से ही इनको सजाया जाता है, इसलिए इसको जो वर्णों के व्यवस्थित जो क्रम होता है, समूह होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। ए इसका राइट ऑप्शन है। अब बात आती है अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा परिवार का नाम क्या है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा परिवार का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है बी, भारोपीय परिवार। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है 343(1) में। ऑप्शन इसका ए राइट ऑप्शन है। और संविधान के अनुच्छेद 343 अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। इसको स्वीकार किया गया है, देवनागरी लिपि इसको स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 343(1) में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो राजभाषा का प्रावधान किया गया है इसमें भाग 17 यानी कि सी राइट ऑप्शन है। यानी कि 343 से 351 अनुच्छेद तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में निर्धारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। तो भारतीय संविधान जो है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जबकि हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही सम्मिलित किया गया था और बाद में इसको 8वीं अनुसूची में संशोधित करके इनको 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 को
1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, और 12वां प्रश्न में दिया गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में दिया है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत के बाद किस भाषा का काल आता है। तो हिंदी की आदि जननी के बाद पाली भाषा का काल माना जाता है। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में रचे गए हैं। तो गौतम बुद्ध के उपदेश ऑप्शन बी पाली भाषा में रचे गए हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में मुख्य रूप से लिखे गए हैं। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में, यानी कि बी राइट ऑप्शन है, प्राकृत भाषा में इनको लिखा गया है। और इसको जो प्राकृत भाषा है इसको विशेषकर अर्धमागधी भी कहते हैं, अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के योग से जो भाषा रूप सामने आया उसे क्या कहा गया। तो ये कहा गया अवहट्ट। ए इसका राइट ऑप्शन है। देखते हैं अगले प्रश्न को कि हिंदी की उपभाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी की उपभाषाओं की कुल संख्या 5 है। सी इसका राइट ऑप्शन है। अब ये 5 कौन कौन सी हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, और तीसरी है राजस्थानी हिंदी, और चौथी है बिहारी, और 5वीं है पहाड़ी। ये 5 उपभाषाओं में इसको सम्मिलित किया गया है, यानी कि 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि हिंदी की कुल बोलियों की संख्या सामान्यतः कितनी पाई जाती है। तो हिंदी की जो कुल बोलियां हैं वो विद्वानों और भाषा विज्ञान के अनुसार हिंदी की कुल बोलियों की सामान्य संख्या 18 मानी गई है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती है। तो इसमें जो ब्रज भाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि अवधी भाषा पश्चिमी भाषा के यानी कि बोली के अंतर्गत नहीं आती है। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल है। तो कन्नौजी नहीं है, मारवाड़ी नहीं है और भोजपुरी नहीं है। बी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है शौरसेनी भाषा से। ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो खस अपभ्रंश से माना जाता है। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मागधी भाषा से हुआ है, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो आती है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्नौजी बोली किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो कन्नौजी बोली जो बोली जाती है कानपुर और फर्रुखाबाद के आसपास के इलाके में, कानपुर और फर्रुखाबाद के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें ही कन्नौजी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, यानी कि खड़ी बोली का और दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली को कोरवी नाम से भी जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोरवी बोली का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है। तो कोरवी बोली का दूसरा जो नाम लोकप्रिय नाम है वो है खड़ी बोली, यानी कि कोरवी को ही खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली को ही कोरवी बोली बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अलट पलट के भी आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है।
तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। तो देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वो है इन सभी, यानी कि यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ये इसकी विशेषता है। यह वैज्ञानिक लिपि में लिखी जाती है, ये भी इसकी विशेषता है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाता है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949 को, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जो कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में किया गया था, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए बी.जी. खेर। बी.जी. खेर इसके अध्यक्ष थे और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर, बी.जी. खेर के नाम से ये जाने जाते हैं, जबकि पूरा नाम इनका है बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 का में, ये इसका राइट ऑप्शन है। इसमें ये निर्देश प्राप्त है कि प्राथमिक स्तर पर जो हमारा प्राइमरी स्तर है उसमें मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वे अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं, डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। तो ये भाग था भाग 17, सी इसका राइट ऑप्शन है। भाग 17 में ही भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये राजभाषा जो अधिनियम था ये किया गया था 1963 ईस्वी में, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर जो बनने वाला भारत में पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है पतंजलि ने, यानी कि ए इसका राइट उत्तर है। व्याकरण ग्रंथ जो महाभाष्य पतंजलि द्वारा सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग उसमें किया गया था। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को अवहट्ट यानी आहट्ट या अवहट्ट किसने कहा था। तो ये अपभ्रंश को जो आहट्ट या अवहट्ट कहा गया था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी इन्हीं ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि राहुल सांस्कृतायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाए, ये राहुल सांस्कृतायन ने कहा है, और ये समय था 769 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। तो अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, यानी कि ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली का संबंध मुख्य रूप से किस भाषा से है। तो भोजपुरी बोली का जो संबंध है वो मुख्य रूप से बिहारी हिंदी से है।
सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली का विकास किससे हुआ है। अब मैथिली बोली का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाएं किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो ये जोड़ी गई हैं 92वां संशोधन 2003। ये 92वां संशोधन 2003 यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ा गया है 21वां संशोधन और 1967 में ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 1992 में यानी कि 71वें संशोधन में इसको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र को अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य माना जाता है। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है। तो इन्होंने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा था वो लिखा था सिद्ध हेम शब्दानुशासन यानी कि ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो अमीर खुसरो ने जो शब्द का प्रयोग किया था वो हिंदवी किया था। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम, तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम दक्षिणी है, दक्षिणी उर्दू है, गुजरी है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों दक्षिणी हिंदी के नाम हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य माना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा प्रिय प्रवास को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता यानी कि कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के भाषा मुंशी कौन नियुक्त किए गए थे। तो इसमें किए गए थे लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदर मिश्र यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी के रूप में इन दोनों को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रेम सागर या प्रेम सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं लल्लू लाल। ये ग्रंथ लल्लू लाल का है। कहीं कहीं मिलता है प्रेमा सागर है या फिर प्रेम सागर, दोनों एक ही नाम है, एक ही ग्रंथ के नाम है और ये इस ग्रंथ के रचनाकार हैं लल्लू लाल। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसाउल्लाह खां। इंसाउल्लाह खां यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि सुखसागर के रचयिता कौन है। तो सुखसागर के रचयिता मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी। ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है
कि राजभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो राजभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और ये 1936 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी 1975 ईस्वी में नागपुर में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है। तो भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है पाली। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को कितने कालों में बांटा जाता है। कितने कालों में बांटा जाता है भारतीय आर्य भाषाओं को। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा जाता है। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की समयावधि क्या थी। तो ये समयावधि थी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की समयावधि क्या है। तो इसकी समयावधि है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की शुरुआत कब मानी जाती है। तो ये मानी जाती है 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत किस काल की भाषाएं हैं। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये जो हैं वो हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा है। अगला प्रश्न है कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश किस काल के अंतर्गत आती हैं। तो ये आती हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के बाद हिंदी का मध्यवर्ती रूप क्या कहलाता है। तो इसका जो मध्यवर्ती रूप कहलाता है वो कहलाता है अवहट्ट। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता और कीर्तिपता का किस कवि की रचनाएं हैं जिनमें अवहट्ट भाषा का प्रयोग है। तो ये है विद्यापति की रचनाओं में। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी 5 बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 बोलियां आती हैं वो आती हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ये इसका राइट आंसर है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी 3 बोलियां आती हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी मुख्य बोलियां मानी जाती हैं। तो ये मानी जाती हैं 4 मुख्य बोलियां। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी किस वर्ग की बोलियां हैं। तो ये हैं राजस्थानी हिंदी की बोलियां। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों का संबंध किस भाषा वर्ग से है। तो ये है पहाड़ी हिंदी भाषा वर्ग से। अगला प्रश्न है कि ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो ढूंढाड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है जयपुरी। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा किस प्रकार की भाषा है। तो ब्रज भाषा ओकारांत प्रकार की भाषा है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली किस प्रकार की भाषा है। तो खड़ी बोली अकारांत प्रकार की भाषा है। अगला प्रश्न है कि ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है। तो ब्रजबुली पुरानी बंगला भाषा को जाना जाता है। अगला है कि दक्षिण में हिंदी प्रचार के लिए महत्वपूर्ण संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो ये सुझाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का उल्लेख है। तो यह है अनुच्छेद 120। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विधान मंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। प्रयोग कब बना था। तो ये बना था 19
53 ईस्वी में फजल अली आयोग के नाम से ये जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि हिंदी के पाणिनि के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिंदी के पाणिनि के रूप में किशोरी दास वाजपेयी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण के प्रथम आचार्य कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? कामता प्रसाद गुरु थे, इनकी प्रथम जो व्याकरण पुस्तक थी उसका नाम था शब्दानुशासन, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्खनी हिंदी का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो दक्खनी हिंदी का जो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है संदेश रासक को। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है ध्वनि एवं तंत्र, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। 99वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रभाषा शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जो राष्ट्रभाषा शब्द है उसका तात्पर्य है कि देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा, इसका राइट ऑप्शन है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला है और ये आने वाले वीडियो में आपको हर चैप्टर से 100 प्रश्नों की ही श्रृंखला मिलेगी। सभी प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों से संबंधित होंगे और हर चैप्टर से प्रश्न होंगे और ये श्रृंखला चलती ही रहेगी। और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है हिंदी देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह क्विज पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।